बुक देना। एक तो इसकी आवाज़ बंद, आवाज़ खोल देना, आवाज़ क्यों बंद करती है? चलो, हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा बेटा। चलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, कल मैंने एक बैलेंस शीट बनाने को दी थी, हो गई? लास्ट क्लास में एक बैलेंस शीट का शायद काम था। नहीं बेटा को तो बड़ा ऑब्वियस, बैलेंस शीट बना ली ना? बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट डन। इधर बना लिया सबने? बना लेना है ना बेटा बैलेंस शीट। बाकी बच्चे जिन्होंने बनाया, मुझे नहीं लगता जिसने भी काम किया दिक्कत आई होगी, ठीक है ना? क्योंकि बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बेटा मेरा काम बाकी रिमेनिंग प्रोसेस है वो आपका होमवर्क था, 10 मिनट में हो गया। हाँ बेटा, अब जितना भी समय लगा ऐसे ही हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेज नंबर बच्चों ओपन करो, 10.67, एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 10.67, एग्जाम्पल नंबर 5। हरे कृष्णा बेटा। चलो आप ढंग से देख लेना बच्चों, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ढंग से क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाओ, ढंग से रीड करो क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। On 31st March 2011, the balance sheet of H Limited and S Limited as follows। ये बोल रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, reserves and surplus, trade payable, short term provisions, other current liabilities, next PPE, non current assets, PPE, non current investment। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं लगा रखा है इसने, कोई भी शेड्यूल नहीं लगा रखा। अब आगे बोल रहा है शेयर इन एस लिमिटेड, और ब्रैकेट में इंडिकेट भी कर दिया शेयर इन एस लिमिटेड। तो इसका मतलब ये बताओ बेटा ड्यू नहीं थी, वो होमवर्क था, वो ड्यू आपकी तरफ से। सारे बच्चे कर ले यहाँ पर बैठे हैं एक के अलावा। बेटा 101% यस। जब सारा काम मैंने करा दिया तो खाली बैलेंस शीट ही तो बनानी थी, उसमें करना क्या था, और सब कर भी लाए, ठीक है ना? एक इधर नहीं करके लाया नालायक, और एक इधर आप नहीं करके लाए, ठीक है, लेकिन आप नालायक नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है? और सुन लो बच्चों, इसका भी क्या है, बैलेंस शीट होमवर्क है। बैलेंस शीट मैं नहीं करवाऊंगा, बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन कैसे होगा बेटा वो बता दिया, उसके बाद तो खाली क्या करना है, ऐड ही तो करना है। अब उसमें क्या करना है, तो उसमें अभी यहाँ ऐसे बैलेंस शीट, याद है वो एक की बैलेंस शीट करवाई थी, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 था, 7, 10 था शायद, पूरा 1 घंटा चला गया था। क्या मतलब है यार बैलेंस शीट, आप लोग घर पर करते हो तो 10 मिनट में हो भी जाती है। दिक्कत आए तो पूछ लो भाई ये आइटम, हालांकि मैं किसी भी आइटम के लिए स्कोप नहीं छोड़ रहा, मैं रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको एक्स्ट्रा बनवा देता हूँ, रिवैल्यूएशन हो रहा है तो पीपीई भी एक्स्ट्रा बनवा देता हूँ, तो उसी को तो उठा के लिखना है। नेक्स्ट पीपीई, और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या है,
खाली एक ही नोट्स तो दे नहीं रखा, तो उसने वही डिस्क्राइब कर दिया बैलेंस शीट में कि वो शेयर इन एस लिमिटेड है। ठीक है। करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, सीसीई, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, अदर करंट लाइबिलिटीज, सॉरी असेट्स, और ये टोटल हो गया। शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1, ऑथराइज, मुझे ऑथराइज से मतलब नहीं है। इक्विटी शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर 10 इज फुली पेड अप, होल्डिंग की 12,000 और सब्सिडरी की 4,800 रुपीज लैक्स में है। ये शेयर कैपिटल कब की है? ईयर एंड 31 मार्च 2011 की है ये शेयर कैपिटल। आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व और पी एंड एल, दोनों के दो ही रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व और पी एंड एल दो ही रिजर्व्स हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, बिल्स पेएबल है, डिविडेंड पेएबल है, पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स है, टोटल शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और सन्ड्री एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, तो बी आर। ये बेटा बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स दे रखे हैं इन लोगों ने। बैलेंस शीट में एक का नोट्स टू अकाउंट नहीं लगा रखा, बताओ किसका? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसने वहीं बैलेंस शीट में इसीलिए डिफाइन कर दिया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। नंबर 1, ए बी सी डी ई, आपको 5 इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और लास्ट में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको इसके बिहाफ पर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। चलो देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है। ए, भाई साहब ढंग से पढ़ लेना इंफॉर्मेशन, फिर बाद में क्या, क्योंकि जब मैं काम करूंगा तो फिर दिक्कत आएगी। काम मैं नहीं करूंगा, काम आप ही से करवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा तो आप केवल नोट करते फिरोगे। तो आप सोचो समझो, मैं कुछ बोल रहा हूँ चीज़ों को ढंग से। पॉइंट नंबर 1, ए, एच लिमिटेड परचेज 180 lakh shares in S Limited on 31st March 2010 when the balance of general reserve and P&L stood as follows: amount rupees 3 lakh और 1200 lakh। बेसिकली बेटा अकॉर्डिंग टू मी ये 31st March 2010 नहीं है, क्या है ये? 1 अप्रैल 2011। क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो मैं नहीं बोलूंगा आप काट के सही करो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ गए 31 मार्च 10 का मतलब 1 अप्रैल 10 लेके ही चलना है आपको। तो ये 1 अप्रैल 2010, काट पीट के करेक्शन मत करना, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन प्रिंट हो गया तो फिर बोलोगे साहब नहीं आया। सेंस मैंने बता दिया, जब तक वो लोग खुद, हाँ अगर ये खाली एसएम का होता तो अभी मैं कटवा के करेक्शन करवा देता। आ जाएगा कभी करेक्शन, जब आएगा जबकि जब है। तो ये एच लिमिटेड ने 180 lakh शेयर इन एस लिमिटेड 1 अप्रैल 2010 व्हेन द बैलेंस ऑफ द जनरल रिजर्व एंड पी&एल ऑफ द एस लिमिटेड 3 lakh और 12 lakh। एक बात, इन्वेस्ट कब किया? होल्डिंग ने सब्सिडरी में इन्वेस्ट कब किया? 1 अप्रैल को। इसका मतलब बिगिनिंग में, इसका मतलब वो ड्रामा बच गया। वो जो फालतू का ड्रामा होता है ना, उसमें ज़्यादा मात्रा, अगर ये बिगिनिंग डेट से 1, 2, 4 महीने आगे सरक गया तो बेटा फिर दिमाग लगाने वाला काम बन जाता है उसमें। अगर ये बिगिनिंग डेट पर रहता है तो थोड़ा सा चीज़ें कंट्रोल में आ जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ठीक है, हमें इतना इशू मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम आने वाली है। चलो ठीक है सर। ये जनरल रिजर्व और पी&एल क्या दे रखे हैं? ये ओपनिंग बैलेंस, मुझे बेटा सटीक वर्ड बोलो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या फिर कैपिटल प्रॉफिट्स। ये अब ओपनिंग बैलेंस ये सब भूल जाओ, क्योंकि जब हम सब्सिडरी के प्रॉफिट को देखते हैं तो या तो हम उन्हें प्री बोलेंगे या पोस्ट बोलेंगे, कंसोलिडेशन पर्पस है। क्योंकि प्री का ट्रीटमेंट हमें पता है वो सीओसी में चला जाएगा, पोस्ट का ट्रीटमेंट हमें पता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा, तो हमें अकॉर्डिंगली फिर देखना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब मुझे ये बताओ, ये तो आ गया, एक बात समझ में आ गई, हाँ सर बिगिनिंग में है और प्री के प्रॉफिट दे रखे हैं तो थोड़ा बहुत तो रिलैक्सेशन है ही है, यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। चलो बी पॉइंट पर चलते हैं। 1 अप्रैल 2010 एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड 20% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 10।
H Limited credited the dividend received by it to its P&L. बोलो, आ गई बात समझ में? भाई साहब आज ही तो इन्वेस्ट करके आए, आज ही सब्सिडी ने डिविडेंड, वो भी कब का? प्रीवियस ईयर का। आज आपको, क्योंकि आज आप शेयर होल्डर बन गए, ध्यान रखना डिविडेंड हमेशा जो मालिक है उसी को दिया जाता है। आपको पता है ये कौन सा है, फिक्स या वेरिएबल? बेटा डिविडेंड वेरिएबल इनकम होता है, समझ में आ गया? आज मिल गया, जबकि मैं उसका एलिजिबल नहीं हूँ, तो फिर मेरी कॉस्ट में से कम होना चाहिए था। अगर ये कॉस्ट से, अच्छा ये कॉस्ट से कम कर देता तो मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे इस पॉइंट को सिंपली इग्नोर करना था, आ गया। लेकिन इसने गड़बड़ कर दी तो फिर मैं रेक्टिफिकेशन कर दूंगा। सबको समझ में आ रही है? हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। सी पॉइंट, ऑन 1 जनवरी 2011 S Limited means subsidiary issued 3 fully paid up bonus share for every 5 share held out of balance of its general reserve on 31st March 2010. 31st March 2010 means 1st April 2010. दोबारा रीड करता हूँ। 1st January 2011 S Limited issued 3 fully paid up bonus shares for every 5 share held out of balance of its general reserve as on 31st March 10. क्या बोल रहा है? आ गई बात समझ में? इसने बोनस इशू कर दिया कब? अब बोनस इशू कर दिया, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट से, तो बताओ मेरा सीओसी रिवाइज हो जाएगा। मैं सीओसी कब निकालने के बारे में सोच रहा था? 1 अप्रैल को निकालने के बारे में, जो मैंने 1 अप्रैल को शायद निकाल भी लिया होगा, लेकिन बताओ वो यहाँ पर आके 1 जनवरी को मुझे रिवाइज करना। अब मैं दो सीओसी निकालूंगा क्या? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब मैं डेट ऑफ एक्विजिशन पर निकाला मैंने, लेकिन अब तो मेरे काम का नहीं रहा, मुझे उसे रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि प्री का प्रॉफिट हिलना नहीं चाहिए। आप पोस्ट के प्रॉफिट से करो ना जो कर रहे हो, पोस्ट के प्रॉफिट, फिर उसमें हम सीओसी को एडजस्ट नहीं करते, पोस्ट प्रॉफिट में प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन इसने हिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मैं 2 सीओसी निकालूं या एक ही निकालूं? एक ही, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है क्वेश्चन में, ठीक है ना? हमें जब पता चल गया तो हम तो रिवाइज निकालेंगे। हमें सीबीएस बनाना है, और सीबीएस के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट खुद ही कंसिडर करने पड़ेंगे, तो मैं अपने सीओसी को रिवाइज्ड कर दूंगा, ठीक है? तो मैं जब सीओसी निकालूंगा तो इस व्यू को दिमाग में रखूंगा, मैं डेट ऑफ एक्विजिशन की बात ही नहीं करूंगा। कब की बात करूंगा? 1 जनवरी के अकॉर्डिंगली रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। डी पॉइंट, 31st March 2011 all the bills payable in S Limited balance sheet were acceptance in favor of H Limited। ये बोलता है 31st मार्च को all the bills payable in, जो उसके सारे बीपी हैं वो सारे बीआर किसके हैं? होल्डिंग के, यानी जो भी उसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए हुए वो होल्डिंग के फेवर में है, ठीक है? तो होल्डिंग की बुक्स में बीआर और सब्सिडरी की बुक्स में बीपी। ये बोल रहा है बट ऑन दैट डेट एच लिमिटेड हेल्ड ओनली 45 lakhs ऑफ दिस एक्सेप्टेंस। लेकिन आज उन बीआर में से जो भी उसने एक्सेप्ट किए थे, बताओ होल्डिंग के पास कितने? केवल 45, क्योंकि बाकी उसने क्या कर दिए? किसी इधर उधर इंडोर्स कर दिए। तो बताओ ये क्या बना? म्यूचुअल डेप्ट। तो बताओ क्या हो जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में? कैंसल। क्या सारा कैंसल होगा या केवल 45 का? समझ में आ गया? अरे मैंने 100 के लिखे थे, आपके पास आज भी 100 के, ये मेरे पास 100 के बीआर हैं, आपके पास 100 के बीपी हैं। तो बेटा जब कंसोलिडेट होगा तो ये आमने सामने आके कैंसिल हो जाएंगे। जब मेरे पास है ही नहीं, मैंने क्या कर चुका? इन्हें बैंक से डिस्काउंट करा चुका, या इंडोर्स कर चुका, या कहीं बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज चुका। अरे जब होंगे ही नहीं तो फिर म्यूचुअल कहाँ बनेगा? तो वो बोल रहा है जो एक्सेप्ट किए थे उसके केवल कितने हैं? तो बेटा 45 ही क्या होंगे? समझ में आ गया? तो एंडोर्समेंट वाली बात बेकार है, हमारे काम की नहीं है। जो है वो म्यूचुअल डेट के नाम पर कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। ऑन 31st March 2011 S Limited inventory includes goods which it had
purchase for 100 lakhs from H Limited which made profit 25% on cost. ये बोल रहा है H Limited ने किसको बेचा था, और जो बेचा था वो कितना है वो नहीं पता, लेकिन जो उसके पास बच गया वो 100, वो वापस घूम के आएगा, तो बताओ क्या होगा। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, समझ में आ गया। तो बेटा इसमें एक दो एडजस्टमेंट नए आ गए, म्यूचुअल डेप्ट कैंसिलेशन, अनरियलाइज प्रॉफिट। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से बोलो हाँ बेटा। स्टॉक रिजर्व, चलें आगे। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट भी आ गए जिनको हमें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब बेटा मैं आगे की बात करता हूँ जल्दी से। नंबर 1 फटाफट जल्दी से लिखो, होल्डिंग पैटर्न। होल्डिंग पैटर्न, होल्डिंग पैटर्न बताना। होल्डिंग शेयर कितना है जल्दी से बताओ मुझे, आप लोग फटाफट, मैंने कहा ना आप ही से करवाना क्वेश्चन। होल्डिंग पैटर्न कितना है। एच लिमिटेड शेयर नहीं, परसेंटेज में बताओ ना। एच लिमिटेड इतना 37, तो लिख दो एच लिमिटेड शेयर 30%, 37% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट डिफरेंस निकाल दो। जल्दी से सारे बच्चे लिखो एच लिमिटेड होल्डिंग पैटर्न। अब मैं नहीं कर रहा, आपसे करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछना। होल्डिंग पैटर्न एच लिमिटेड शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चले एक काम हो गया आपका, होल्डिंग पैटर्न आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट यस सर, तो पहले क्यों दिया। लगी रहा बेटा 37 पर कहाँ से आ गया। हाँ नहीं आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, नहीं कंट्रोल भी आ सकता है लेस देन 50 पर, लेकिन वो फिर अलग सिचुएशंस होती हैं, वो एक्सेप्शनल बातें हैं। हमें एक्सेप्शनल बात नहीं करनी, बताओ हमें क्या करनी है, जनरल बात। और जनरल बात क्या है, 50% से ज़्यादा होना चाहिए कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए। नालायकों आपने किसे कंपेयर कर डाला, 180 को कंपेयर कर डाला, किससे, 480 से। 480 में बोनस है, अरे 480 में बोनस है, 180 में बोनस, समझ में आ रहा है। तो ये डेटा कंपेरेबल नहीं है। आपने ओपनिंग डेट पर किए गए इन्वेस्टमेंट को किससे कंपेयर कर डाला, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया। हाँ अब तक हम क्लोजिंग से ही तो कंपेयर कर रहे थे सर, लेकिन बेटा अभी तक शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आ रहा था, अब की बार शेयर कैपिटल में चेंज आ रहा है। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है ड्यू टू एनी रीजन, वो मैटर नहीं करता, गया क्या दिमाग में। तो अब की बार ये कंपेरेबल नहीं है, तो मुझे फिर दो में से एक चॉइस लेनी पड़ेगी। नंबर 1 सुन लो बेटा ध्यान से, कैलकुलेशन कर लेना, अभी मैं बताता हूँ। आप सुनने में दिमाग लगाओ, ये कैलकुलेट मत करो, घर पर समय मिलेगा इनको रिवाइज करने में, होंगे नहीं, मैं अभी बता देता हूँ आपसे 1-1.5 महीने बाद ये, तो इसलिए ध्यान से सुनो अगर इन क्वेश्चन को करना है तो मेरे पास दो चॉइस हैं, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे कर लेना। एक बताओ क्या करूं बेटा, या तो आप होल्डिंग निकालने के लिए जो 180 को कंपेयर कर रहे हो तो क्या करो, 180 में बोनस नहीं है ना, तो ये 480 में बोनस है, तो या तो 480 से बोनस हटा दो तो फिर ये कंपेरेबल हो जाएगा, या फिर 180 में बोनस डाल दो तो कंपेरेबल हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, जो आपको सूटेबल लगता है, दोनों में परसेंटेज सेम ही आएगा, इतना तो आप समझते ही हो। तो जो आपको सूटेबल लगता है तो लिखो बच्चों, मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई। तो बेटा आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा करना है। तो बोनस शेयर ऐड, मैंने कहा ना बेटा किरण, दो में से जो भी आपको लगता है वो आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिखो जल्दी से होल्डिंग पैटर्न। तो होल्डिंग शेयर, होल्डिंग एस लिमिटेड शेयर होल्ड बाय एच लिमिटेड 1 अप्रैल
हाँ 2010, बताना कितना है, 180 lakhs प्लस बोनस, बोनस 180 इंटू, अरे जब सबको बोनस मिला तो मुझे भी मिला होगा, 3/5 कितना हो गया, 108 लाख टोटल शेयर विद बोनस है, ध्यान रखना ही है, विद टोटल शेयर विद बोनस, विद बोनस 288। अब निकाल दो, अब निकाल दो होल्डिंग शेयर और माइनॉरिटी शेयर, 60% और 40%। और कोई बच्चा बोले नहीं नहीं सर मुझे तो नहीं करना, बोनस ऐड नहीं करना, आपने कैसे कंपेयर कर दिया, मैं तो क्या करूंगा 1 अप्रैल को कितने शेयर थे उससे कंपेयर, तो ठीक है ना, मैंने क्या कहा, या तो उसे बोनस हटा के निकाल दो या इसमें बोनस जोड़ के निकाल दो, दो चॉइस हैं, कोई नंबर नहीं कट रहा हमें तो, अरे हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, हमें तो परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज दोनों। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, सारे बच्चे बोलो। मैंने कहा दो चॉइस है, जिसने जो भी फॉलो किया वो दोनों ही करेक्ट हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ ये हमारा परसेंटेज आ गया 60% और 40%, ये परसेंट आ गया एक। चलूँ आगे, जल्दी से आगे चलने से पहले फटाफट बताओ मैं क्या करूंगा, रेक्टिफिकेशन वर्क, मुझे कुछ गलती दिखाई दी यहाँ पर, समझ में आ गया, और मैंने कहा था मैं आगे बढ़ने से पहले सही करूंगा। जल्दी से लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 रेक्टिफिकेशन वर्क, सारे बच्चे फटाफट लिखो रेक्टिफिकेशन वर्क। हाँ उसमें सबसे पहले लिखो नोट, क्या, प्री डिविडेंड रिसीव्ड बाय, कल लिखवाया था याद हो तो लास्ट क्लास में, प्री डिविडेंड, pre-dividend, pre-period dividend should be deducted from the cost of investment. Pre-period dividend should be deducted from cost of the investment. Pre-period dividend should be deducted from cost of investment. और ब्रैकेट में क्या लिख दो, not credited to P&L account. Pre-period dividend should be deducted from cost of investment. और ब्रैकेट में लिख दो नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। आ गया, ये किसकी बुक्स में चल रहा है, एच लिमिटेड, तो लिख दो बीच में लिखो सेंटर में इन बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, अंडरलाइन करो, इन बुक्स ऑफ एच लिमिटेड अंडरलाइन करो, और एक एंट्री बना दो P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, P&L कम करूंगा इन्वेस्टमेंट को भी कम करूंगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। अब मुझे अमाउंट बता दो प्लीज, और इसमें गड़बड़ मत करना, कितना बेटा ऑनलाइन वाले जल्दी से, इतना ना लगो टाइम, वेरी गुड बेटा बकुल, समझ में आ गया, 360। बेटा मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ, सक्षम बेटा अमाउंट बताया करो, कैलकुलेट करके बताया करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना, 360 बोलो, क्लियर हो गया बेटा। अगर इतनी अवेयरनेस नहीं है तो ये कोई कंसोलिडेशन थोड़ी चल रहा है, बेसिक क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है आप लोगों का, तो फिर तो हो गया कंसोलिडेशन आप लोगों से, और फिर किसको दोष दोगे आप, कंसोलिडेशन नहीं आ रहा, जबकि कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम नहीं चल रहा, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है क्वेश्चन को लेकर। अरे कंपनी ने कब डिविडेंड दिया, बेटा इतना डेप्थ में पढ़ा दिया, कंपनी ने डिविडेंड कब दिया, 1 अप्रैल को दिया, तो 1 अप्रैल को शेयर कितने थे उसके पास, 180, अरे मेरे पास 180 शेयर थे, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, तो 1800 के शेयर थे, कितना परसेंट डिविडेंड दिया 20%, तो मेरे पास कितना आ गया 1800 का 360, बोलो क्लियर है, 1800 का 20%। बेटा मुझे बोनस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, 1 अप्रैल की, बोनस तो आया 9 महीने बाद, बोनस का तो उस समय तो कोई विचार ही नहीं था कंपनी के दिमाग में, और मुझे बोनस से क्या मतलब, आ गई बात समझ में। हाँ बेटा चैतन्य, अच्छा आपने बताया है, हाँ बेटा सही है, अरे गया दिमाग में, तो बताओ 1800 इंटू 20%, बोलो कितना हो गया 360। अगर दिक्कत आ रही तो नीचे लिख लो कैलकुलेशन में, नालायक हो, फिर तो हो गया तुमसे कंसोलिडेशन, अगर इतनी अवेयरनेस नहीं है तो। चलूँ मैं आगे, 360 क्लियर, जल्दी से वाई एंटर करो सारे, इतने सारे बैठे हैं, वाई एंटर करने के नाम पर 4-5 बच्चे बस,
चलो वेरी गुड बेटा। तो ये एक पॉइंट और क्लियर हो गया, हमने एक एंट्री डाल दी और हमें समझ में आ गया 360 से हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। तो मैंने एक रेक्टिफिकेशन वर्क कर दिया, अब बताओ मैं क्या करूँ। अब बेटा कैपिटल प्रॉफिट पर वही काम। अरे मुझे तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन पर क्या निकालना है, कैपिटल प्रॉफिट, फिर सीओसी निकाल देना है, फिर पोस्ट प्रॉफिट, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल देना, फिर लास्ट में बचा कुचा जो कूड़ा करकट है उसे समेट देंगे एक साथ। ठीक है, तो मैंने काम करना स्टार्ट किया किस पर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पर। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, रुक जाओ, लिख दो प्री प्रॉफिट ऑब्लिक कैपिटल प्रॉफिट, लिख लो प्री प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑब्लिक कैपिटल प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर जो भी है आपका। अब एक बार रुक जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मुझे बताओ प्री प्रॉफिट। बेटा लिखना बात जब तक मैं मेरी बात कंप्लीट ना कर लूँ। नंबर 1 प्री प्रॉफिट बताओ क्या था, जनरल तो कितना, अच्छा उल्टा लिख दिया, चलो कोई क्या फर्क पड़ता है, 1200 और चलें आगे। बताओ कितना हो गया, अरे ये बदल गया भाई साहब, ये प्री प्रॉफिट नहीं रहा। अगर मैं 1 अप्रैल को ही देख रहा हूं तो ये प्री प्रॉफिट नहीं रहा, अरे डिविडेंड बढ़ तो गया। तो आज की तारीख में ही कंपनी ने, मैंने शेयर इधर एक्वायर किया, उधर वो डिविडेंड दे बैठी, और डिविडेंड मेरी पॉकेट में भी तो आया। तो मेरी पॉकेट में कितना परसेंट आया, 60% ही तो आया। बाकी माइनॉरिटी के पास, मैं कोई अनोखा थोड़ी था, माइनॉरिटी के पास भी तो गया होगा, 40% उनके पास गया होगा। समझ में आया। तो कंपनी के बताओ आज भी प्रॉफिट यही है क्या, प्रॉफिट कम हो गए ना, यानी प्री का प्रॉफिट आज ही मैंने एक्वायर किया, आज ही उसने डिविडेंड दे डाला, तो बेटा कंपनी का प्री का प्रॉफिट चेंज हुआ। तो अब बताओ मुझे पहली चीज क्या बतानी है, नोट बताओ क्या चेक करूं, बाद में लिखना, मैंने पहले बोल दिया। बताओ टोटल डिविडेंड पेड बाय, बोलो एस लिमिटेड, कब, 1 अप्रैल 10 सॉरी, जल्दी से बोलो कितना पे किया। वेरी गुड नालागो, वेरी गुड बेटा सक्षम। किरण बेटा ये 216 क्या आ गया, दो सौ 16 क्या है, किरण बेटा 216 क्या है, जल्दी 216 क्या है ये, चलो आप लिखो। 1600 आ गया सर, कैसे आया समझ में नहीं आया। बेटा सिंपल सी गणित है। बताओ अगर आप लोग क्या शेयर बता सकते हो कंपनी के 1 अप्रैल 2010 को कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी, वेरी गुड बेटा 300 शेयर थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है, यानी 3000 की कैपिटल थी। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत आई होगी, 3000 की कैपिटल थी। सर 3000 की कैपिटल कैसे थी, बेटा ये 4/8 बताओ क्या ही है, विद बोनस। अरे ईयर एंड की कैपिटल है, विद बोनस है, बोनस कितना दिया 3/5, ठीक है ना, कितना परसेंट हो गया बोनस, अरे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 3/5 60% बोनस दिया है। बेटा अगर 60% बोनस दिया है तो मुझे बताओ ये फिगर कितने परसेंट पर है, 160% पर है। तो अगर इस फिगर को मैं 160% से 100 में कन्वर्ट करूं तो कितना आ गया, अरे 3000 आ तो गया। क्लियर है। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 300 शेयर का निकाल दो, 300 शेयर का कितना था बोनस, शेयर नहीं बोनस कितना था 3/5, तो निकालना कितना शेयर आ रहा है 180। तो बेटा 180 बोनस शेयर दिए, अरे 300 शेयर थे और 3/5 बोनस दिया तो 180 बोनस शेयर दिए। तो बताओ टोटल कितना हो गया, 480 शेयर हुआ या नहीं हुआ एट द रेट ऑफ ₹10। तो ईयर एंड में, यानी कहने का मतलब यह है कि बिगिनिंग में मेरे पास 3000 थे, लास्ट में 4800, ये रुपीज में है। और ये मुझे समझ में आ गया, बिगिनिंग ये फिगर मिसिंग था, मुझे इतना समझ में आ गया 3/5 बोनस दिया गया, यानी टोटल शेयर का 60% बोनस दिया गया, बोलो आ गया। तो ये फिगर 160% पर है। तो बताओ मैं क्या निकाल सकता हूं,
उस दिन के शेयर निकाल सकता हूं 100%, 3000 शेयर। तो बेटा अगर मैं बात करूं 3000 शेयर का, बोलो कितना परसेंट? 20% उसने डिविडेंड दिया। उसके पास 300 शेयर थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, उसका 20% शेयर दिया डिविडेंड, बोलो 600 का डिविडेंड तो बांट दिया ना। क्लियर हो गया? और फिर किसी को दिक्कत हो तो आपको बताओ 180 शेयर किसके पास थे? होल्डिंग के पास। इसको डिविडेंड कितना दिया? 360। ये कितना परसेंट है? मैं 60% होल्ड रखता हूं, तो बताओ मैंने 60% डिविडेंड ही तो लिया होगा। बेटा यहां से मैं कैपिटलाइज कर दूं तो कंपनी का टोटल डिविडेंड डिक्लेयर आ जाएगा, कितना? 600 रुपए। तो कहने का मतलब यह है मुझे यहां पर क्या सोचना है? टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2010। बताओ कितने रुपए? 600 रुपीज आउट ऑफ P&L। गया दिमाग में? और ये कैसे निकालोगे? मैंने आपको बता दिया, आपके पास दो चॉइस है। यहाँ तो शेयर, ये कोई दिखानी नहीं है कैलकुलेशन, ये अंडरस्टूड है, दिमाग में चल जाती है इतनी देर में। चलें आगे। तुम नीचे नोट लगा लो, ये उसके नीचे नीचे नोट लगाओ सारे बच्चे। बेटा मुझे लगता है समझ में आ गया। किरण बेटा आप वाई एंटर करो, क्योंकि आपने 216 लिखा था, जाने क्या लिखा था। बेटा किरण समझ में आ गया? जल्दी बोलो, ठीक है ना? अब मुझे एनालिसिस में हेल्प मिलेगी। बस इससे आगे मत लिखना, इतनी लाइन लिखना, बस इतना ही लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना। रुक जाना अब। हाँ सर ये तो लिख लिया और समझ में भी आ गया। चलो मैं आगे। अब बताओ मुझे मैं क्या निकाल रहा हूं? प्री प्रॉफिट। ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट लगा रहा हूं, बाकी ये लिखने की भी जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोगों को दिमाग में रहे तो मैं इसलिए लिख रहा हूं। जल्दी से बोलो। P&L और जनरल रिजर्व आज 1 अप्रैल को, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल है। बताओ P&L कितना है? भाई 1200 था, 600 गया, बोलो कितना आ गया? बोलो 600 आ गया ना। आज 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2010 को P&L 1200 था, जनरल रिजर्व 3000 था। तो बताओ कितना यूज हो गया? 600 यूज हो गया उसी दिन। तो बताओ बचा ही कितना ये? अरे प्री का प्रॉफिट यही तो बचा। अब बताओ जनरल रिजर्व कितना बचा? 3000। अब मैंने ये क्या आ गए बताओ? 3600। अरे प्री के प्रॉफिट्स आ गए, और बताओ मैंने इसके भी आप पर क्या निकाल डाला? COC निकाल डाला। अरे बोनस की तो बेटा 1 अप्रैल को कोई बात ही नहीं है, मैंने COC निकाल डाला। मेरा COC आ गया व्हाटएवर अमाउंट जो भी आना था। मैं COC निकाल कर बैठ गया कि मैं इन एंड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के कंसोलिडेशन कर दूंगा। बताओ आगे जैसे जैसे गए, बताओ सब्सिडी ने क्या कर डाला? 1 जनवरी को इससे किससे? 1 अप्रैल के जनरल रिजर्व इस 3000 से क्या छेड़छाड़ कर डाली। तो बताओ फिर मेरा दिमाग चलने लगा, मुझे बताओ इसको भी क्या करना पड़ेगा? रिवाइज, और मुझे रिवाइज COC निकालना पड़ेगा। अब ये जो COC इसके ब्याज पर निकला होगा ये काम नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? तो बताओ अब मुझे एक चीज और दिमाग में रखनी है। मेरा P&L तो अपडेट कर दिया मैंने, अब बताओ दूसरा नोट। बताओ मैंने बोनस कितना दिया? बेटा 180 दिया ना एट द रेट ऑफ ₹10। तो जनरल रिजर्व से जो 3000 था, बताओ कितना दे डाला? 1800 का बोनस दे डाला। तो नोट लिखो, जनरल रिजर्व यूटिलाइज फॉर बोनस पर्पस ₹1800, 180 lakhs share into 10 on 1st January 2011। जनरल रिजर्व यूटिलाइज फॉर, समझ में आ गया? तो अब मैं वो नहीं निकाल रहा, मैं 2 COC नहीं निकाल रहा, मैं रिवाइज निकाल रहा हूं। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। अब लिखो जल्दी से, अब नंबर 1 लिखो फटाफट।
डेट वेट मत लगाना। अब नंबर 1 लिखो, जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व 3000 माइनस 1800 इक्वल्स टू 1200, और ब्रैकेट में इंडिकेट कर दो चाहो तो 3000 माइनस 1200 इक्वल्स टू 1800, सॉरी 3000 माइनस 1800 इक्वल्स टू 1200। दूसरा लिखो पी एंड एल, बोलो 1200 माइनस 600 इक्वल्स टू 600, टोटल कितना हो गया 1800। टोटल करो और इसको अलोकेशन कर दो, इसका अलोकेशन कर दो, ये होगा अलोकेट सीओसी पर्पज से, और ये रिवाइज सीओसी निकला है। अलोकेशन कर दो, होल्डिंग शेयर कितना आ जाएगा 1080 प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट 720, ये बेटा अलोकेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट हो गया। यहाँ बोलो सबको समझ में आ गया? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो ये बात समझ में आ गई सबको, वाई एंटर करो फटाफट। वो 2 नोट कोई ज़रूरी नहीं है आपको लिखना, इच्छा हो तो लिखना वरना हटा देना, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखवा दिए, वरना मेरा तो काम इतना सा था बस। नेक्स्ट अब लिखो फटाफट सीओसी, और जल्दी से सीओसी निकाल के मुझे बताओ। आप सीओसी निकालो, आप फटाफट सीओसी निकाल के अमाउंट बताओ फटाफट। नंबर 1 लिखोगे इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 लिखोगे नेटवर्थ इन एस लिमिटेड, जिसमें शेयर इन शेयर कैपिटल आएगा, और ध्यान रखना शेयर इन शेयर कैपिटल किस में आएगा 4800 में आएगा, क्योंकि आप रिवाइज सीओसी निकाल रहे हो 3000 में मत निकाल देना। मैं बोनस के बाद रिवाइज कर रहा हूँ सीओसी, इसमें 60% निकालूंगा मैं शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल 3000 में मत निकाल देना। आ गई बात समझ में? तो बताओ यहाँ पर रिवाइज सीओसी इन्वेस्टमेंट्स, जल्दी बोलो इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? अरे 3000 नहीं आएगा बेटा, 3000 माइनस 360, डिविडेंड लेस नहीं किया, प्री एक्विजिशन रेक्टिफिकेशन वर्क पहली एंट्री में करके बैठे हो। 360 कितना हो गया 2640, वेरी गुड बेटा श्रवण। दूसरा नेटवर्थ शेयर इन शेयर कैपिटल, और कौन सा 4800 में 60% निकालूंगा मैं, शेयर इन 28, ये 2880, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट अभी अभी निकाला आपने, कितना था 1080, टोटल 3960। तो बताओ ये तो कैपिटल रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व 1320, वेरी गुड बेटा बकुल। अरे इधर समझ में आ गया सबको? यार ऐसे क्या भूलोगे, 3000 का 3000 उठा के चिपका दिया आप लोगों ने, तो बेटा ये गलतियां नहीं करनी है हमें, समझ में आ गया? ओवरऑल क्वेश्चन दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चनों की पता है इनकी लेंथ भी इनका प्लस पॉइंट होता है, इतने बड़े होते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं डेटा कुछ ना कुछ मिस कर ही देता है। आपकी अवेयरनेस भी तो काम करेगी इसमें, खाली ये थोड़ी कि कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कंसोलिडेशन कर डालोगे, कितना अवेयर रहते हो बेटा बोनस को? बेटा क्या है, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर मैं इसको चेंज नहीं करूं, क्लियर है, बोनस को चेंज नहीं करो क्या फर्क पड़ जाएगा? हम तो एएस की बात रख रहे हैं यार, कमाल कर रहे हो, सम्मान रख दिया हमने एएस का। अरे मैं ही बोल रहा हूँ बोनस हटाओ ना, बोनस का ट्रीटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोनस अगर इग्नोर भी कर दोगे तो, अरे यहाँ आई तो रहा है बोनस, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। भाई साहब अगर आप बोनस का ट्रीटमेंट नहीं करते तो बताओ प्री का रिजर्व कितना होता, जनरल रिजर्व? अरे 3000 होता या नहीं होता? तो 3000 यहाँ भी तो बढ़ता है 60%, यहाँ जाता। आ रहा है कुछ दिमाग में? बेटा घूम रहा है बस ऊपर नीचे और कुछ नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। हटा दो बोनस को,
इग्नोर कर दो और किसको बांट दो भाई, बोनस को हटाओगे तो नंबर ऑफ शेयर नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर 3000 आ जाएंगे, 3000 का 60%, और फिर यहां जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा 1800 रुपए से, तो कोई ओवरऑल आपका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर सीओसी रिवाइज हुई है तो, सॉरी प्री के प्रॉफिट से छेड़छाड़ हुई है तो रिवाइज करना है, तो रिवाइज कर दिया। लेकिन बोनस इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता, क्योंकि बोनस क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा मूवमेंट ऊपर से नीचे कर दो, यहां से ऊपर ही तो किया है मैंने, अगर आप ऊपर करना भूल भी गए तो, लेकिन एएस का वायलेशन हो जाएगा फिर उस केस में। हाँ आप बोल रहे हो मेरा आंसर तो सर सेम आ जाएगा, लेकिन कैपिटल रिजर्व में फर्क नहीं पड़ रहा आपके, लेकिन एएस का जो वो है, पिछले केस में आपको समझ में आया था, प्री के प्रॉफिट से छेड़छाड़ की थी, किस वजह से, डिविडेंड दे दिया था, तो आपने कहा हाँ सर कॉस्ट से रिडक्शन होगा और यहां भी होगा तो डबल ड्यूअल इंपैक्ट आएगा, वहां समझ में आया। तो एएस तो ये बोल ही नहीं रहा ना, वो तो बोला प्री के प्रॉफिट से छेड़छाड़ हो तो रिवाइज कर दो, काम खत्म। अब वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, कुछ केसेस में करेगा, बोनस के केस में नहीं करेगा, क्योंकि बोनस में आप इधर से उधर घुमा रहे हो, इधर से उधर नहीं भी बांटोगे तो यहाँ भी 60% आएगा, घुमा भी दिया तो यहाँ भी 60% आएगा। तो मैंने, लेकिन मुझे रिवाइज तो करना पड़ेगा, यानी 1 अप्रैल वाले से मैं काम नहीं चलाऊंगा, मैं रिवाइज करके ही दिखाऊंगा मैं, चाहे आपका आंसर सेम आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप टेक्निकली रॉन्ग हो जाओगे उस केस में। चलो मैं आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट बोलो फटाफट। ये एक काम हो गया, सीओसी मेरा आ गया, जल्दी से बोलो बच्चों, सीओसी सबका क्लियर है? तो चलो बच्चे तो आगे चले गए, सर पोस्ट पर काम करो, चलो पोस्ट पर काम करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिखो पोस्ट पीरियड वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट, पोस्ट पीरियड प्रॉफिट ऑब्लिक रेवेन्यू प्रॉफिट, पोस्ट पीरियड प्रॉफिट ऑब्लिक रेवेन्यू प्रॉफिट, लिख दिया। अब रुक जाओ, फिर रुक जाओ एक सेकेंड। अच्छा, एक सिस्टम तो डेवलप हो गया आपके दिमाग में कि हाँ प्रोसीड कैसे करना है, अब उस पर थोड़ा सा काम करोगे तो आपका बात बन जाएगी। मुझे ये बताओ, जनरल रिजर्व की बात करते हैं, बताओ जनरल रिजर्व शुरू में कितना था? 3000 था। बताओ ड्यूरिंग द ईयर कितना यूज कर लिया? 1800 यूज कर लिया, तो एंड में बचना कितना चाहिए था? 1200 बचना चाहिए था। देखना क्या सब्सिडरी के पास 1200 का जनरल रिजर्व बच रहा है क्या? क्या 1380, इसका मतलब 180, 180 से क्यों बढ़ गया? बड़ा आना तो ये 1200 ही चाहिए था। आ गई बात समझ में? इसका मतलब अरे पी एंड एल से उठा के डाल दिया होगा, कौन सी बड़ी बात है, अप्रोप्रिएट कर दिया होगा, कर नहीं सकते क्या? क्लियर है? चलो, इसका मतलब जनरल रिजर्व में एक से ज्यादा एडजस्टमेंट हुए हैं, तो पी एंड एल में भी एक से ज्यादा एडजस्टमेंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि पी एंड एल से डिविडेंड भी दिया है और आपने कहा साहब अप्रोप्रिएशन भी किया है उसमें भी। तो बेटा अब एक से ज्यादा एडजस्टमेंट होते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर ये क्या करता है, उनका अकाउंट बना देता है। हालांकि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसको एनालाइज करने के लिए, स्टेटमेंट बना के भी आपको ये चीजें समझा सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा प्रेजेंटेशन आईसीआईसी से मैच कर जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया? तो ये जो अभी आपने कहा ना अप्रोप्रिएशन, और ये जैसे ही दिख रहा है ना एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है, क्योंकि मैंने तुरंत देखा इतना होना चाहिए था इतना नहीं है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर मेरे दिमाग में आ रहा है अप्रोप्रिएशन कर दिया होगा। जैसे ही मुझे एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट दिखे तो बताओ मैं फिर क्या कर लूँगा? बोला अकाउंट बना लूँगा। ठीक है ना? आपको क्या निकालना है? पोस्ट का जनरल रिजर्व निकालना है ना, पोस्ट में कितना अप्रोप्रिएट हुआ आपने मुझे बता दिया। बताओ पोस्ट पीरियड में जनरल रिजर्व में कितना पैसा आया? 180 आया है ना, तो ये 180 क्या करना है? कैलकुलेट करके दिखाना है ना। तो स्टेटमेंट बना करके अकाउंट में दिखा दो, क्या दिक्कत आ गई? पी एंड एल भी स्टेटमेंट ना बनाकर अकाउंट बना दो। एक से ज्यादा एडजस्टमेंट होने पर वो क्या बनाता है? किसमें एडजस्टमेंट होने पर? सब्सिडरी के यहाँ पर। वो मत बोल देना सर कल रिवैल्यूएशन में भी तो डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। अरे वो तो कौन कर रहा था? होल्डिंग। और ये हरकत किसने की है? सब्सिडरी ने की है। बाकी आपकी चॉइस है। चलो अभी मैं प्रेजेंटेशन मैच करा रहा हूँ जीआर, क्योंकि मुझे क्लियर कट नहीं दिख रहा। आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताया तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बनाओ पी एंड एल, दोनों में एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है और इनको एनालाइज करने के लिए कितना पोस्ट में आया क्या करना पड़ेगा मुझे? या तो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा या
अकाउंट बनाना पड़ेगा कितना पोस्ट में है। बाय बीडी कितना था, ये शायद 3000 था। बाय बीडी ये कितना था, 1200 था। टू सीडी कितना बच गया, 13। टू सीडी कितना बच गया, 1620 1620। गई क्या बात दिमाग में। चलो क्या किया मैंने इस साल बताओ भाई। जनरल रिजर्व से क्या लिखते रहो मेरे साथ में, लिखते लिखते समझ में आ जाएगा, बैठे मत रहो। 2 बोनस शेयर दे डाले इससे कितने के, 1800 के। तो जब मैंने 3000 से 1800 के बोनस शेयर दिए तो मुझे क्या लगा कितना बचना चाहिए, 1200 बचना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा बच गया। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, तो बताओ मेरे तुरंत समझ में आया, बताओ कहाँ से आया होगा, पी एंडल से उठा के गुल्लक में डाला होगा, ये ट्रांसफर किया होगा पी एंडल से, ट्रांसफर किया होगा पी एंडल से। कितना, ये बैलेंसिंग फिगर आया 180 हमने ट्रांसफर किया। तो इधर आ जाओ, टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर, बेटा 180 ट्रांसफर किया। और बताओ क्या किया इस साल, 2 डिविडेंड पेड, आपने 600 रुपए का डिविडेंड भी दे डाला था शुरू में ही। तो बताओ इस साल कमाया क्या कुछ आपने, कमाया होगा तभी तो प्रॉफिट बढ़ गया। नेट प्रॉफिट कितना कमाया आपने, ये कितना हो गया, 180 17 18 24 1200 बैलेंसिंग फिगर। 1200 रुपए कमाए हमने, 1200 करोड़ लाख रुपीस अर्न किए। आई कहानी समझ में। लिख लिया। तो मैं एक बात का आंसर जानना चाह रहा हूं, मुझे सोच समझ के जवाब देना अगर आप चीजों को समझ रहे हो तो। बेटा पोस्ट के 2 ही प्रॉफिट थे, दोनों को मैंने एनालाइज किया। तो मुझे बताओ पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व में कितना आया, अरे पोस्ट पीरियड जनरल रिजर्व कितना है, पोस्ट पीरियड जनरल रिजर्व 180। अरे ये था 180, यही तो किसी की तो कहानी गड़ी है। पोस्ट पीरियड पी एंड एल में कितना पैसा आया, बेटा सारे बच्चे बोलो पोस्ट पीरियड पी एंड एल में कितना आया। वेरी गुड बेटा बकुल। देखो ये इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। आया क्या समझ में बेटा। अगर आप 1200 ही बोल रहे हो तो फिर तो हो गया काम। तो फिर आपने जनरल रिजर्व में कहां से ट्रांसफर किया, अरे ये नेट प्रॉफिट तो मैंने कमाया है। आ गया समझ में, वो अप्रोप्रिएट भी तो किया है। अब मेरी बात सुनो, मैं ब्रेकअप दिखाता हूं इसका। आधे बच्चे सन्नाटे में चले गए, क्या बोल दिया, ठीक है। ये बताओ एनालाइज कर लो ना, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं तो एनालाइज करो। 1200 कब का बैलेंस था, स्टार्टिंग का। कितना दिया इसमें से डिविडेंड, 600। तो ईयर एंड में जो बैलेंस बचा इसमें 600 तो पुराना वाला चला आ रहा है, 600 तो पुराना वाला चला आ रहा है। अब आ जाओ इस साल कितना कमाया, तो इसमें से ये दे दिया, ये बच गया, इसमें से ये दे दिया, ये बच गया, इसका हिसाब हो गया 1200 का। अब आ जाओ बचे हुए 1200 पर। 1200 में से क्या किया, अरे अप्रोप्रिएट कर दिया ना। 180 निकाल के कहां पहुंचा दिया, कितना बचा है नेट प्रॉफिट में, 1020। ऐड करना इसमें 1020। क्या यही अमाउंट आ रहा है क्या, अरे आ रहा है। अब तो कुछ दिमाग में आया। तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये किससे बना है, ओपनिंग बैलेंस से और करंट ईयर प्रॉफिट से। तो मैंने आपसे नेट प्रॉफिट नहीं पूछा था, मैंने पूछा था पोस्ट पीरियड पी एंड एल, पोस्ट पीरियड जनरल रिजर्व। तो पोस्ट पीरियड जनरल रिजर्व कितना है, 80। पोस्ट पीरियड पी एंड एल कितना है, 1020। जा रहा है अब दिमाग में। अरे कमाया तो उसमें से कुछ पैसा गुल्लक में भी तो डाल दिया। अब आप यहां भी 1200 बोलोगे और गुल्लक का भी बोलोगे, तो इसका मतलब तो
अगर आप नेट प्रॉफिट 1200 बोल रहे हो, यानी पी एंड एल में पोस्ट पीरियड में कितना आया 1200। अरे पी एंड एल में पोस्ट पीरियड में कितना आया 1200, जनरल रिजर्व में पोस्ट पीरियड में कितना आया 180, तो इसका मतलब इस साल कमाया कितना 1380 कमाया ना। ऐसा तो हुआ ही नहीं। जो मैंने बेटा, मैं नेट प्रॉफिट, आप मुझे नेट प्रॉफिट बता रहे हो और मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो पी एंड एल में बच गया, जो कमाया था पोस्ट पीरियड में, जो पी एंड एल में बच गया आफ्टर अप्रोप्रिएशन। तो इसमें से कुछ अप्रोप्रिएट भी तो कर दिया। तो इस साल टोटल कमाया कितना 1200। अगर आप 1200 को अलोकेट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर ये मिक्स अलोकेट हो जाएगा। तो बताओ मुझे तो जनरल रिजर्व में जोड़ना है और पी एंड एल में, तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, समझ में आया? मैंने एक एक आइटम को एनालाइज करके दिखा दिया, क्योंकि आधे से बच्चे 1200 को यहाँ भी बांट देते हैं और 180 को वहां भी बांट देते हैं। मैंने इसका पूरा का पूरा आपको पोस्टमार्टम करके दिखा दिया पी एंड एल का। ये ऐसे ऐसे बेटा, इतना अगर हम एनालाइज करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। हमें चीजें डायरेक्टली समझ में, एक तो वर्डों का इंपॉर्टेंस समझो। मैंने किसका बैलेंस पूछा था, जर्नल रिजर्व में आया पोस्ट पीरियड प्रॉफिट पूछा था। मैंने क्या पूछा था, पी एंड एल में आया पोस्ट पीरियड। पी एंड एल का मतलब समझते हो, बैलेंस ऑफ पी एंड एल की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। हाँ सर अब समझ में आ गया। तो हमें दोनों चीज पता चल गई। अब दोनों को अलोकेट कर दो फटाफट। अलोकेशन नंबर 1, जनरल रिजर्व कितना था 180, होल्डिंग शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर बांट दो, कितना हो जाएगा 60% था ना ये 108, और ये 72 हो गया। दूसरा पी एंड एल 1080, होल्डिंग शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर, बताना ये कितना होगा 612। ये गलत आ रहा है, ये 102 है, ये 1020, तो ये बाटो फिर क्या आ रहा है 408। अब जल्दी से माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ फटाफट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट बताओ। आप लोग भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो फटाफट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट पर निकलेगा, उसमें कोई ड्रामा नहीं है। तो उसमें प्री का भी प्रॉफिट आएगा, पोस्ट का भी प्रॉफिट आएगा। बेटा अनुज सब आ जाएगा, अभी आप चलते रहो, लास्ट में पूछ लेना का दिक्कत है तो। बेटा ये हम सब्सिडरी को एनालाइज कर रहे हैं अनुज, मैं आपको तेजी से जवाब देता हूँ, बाकी एंड में पता चल जाएगा। बेटा सब्सिडरी के प्रॉफिट एनालाइज कर रहे हैं। बेटा वो होल्डिंग ने कमाया है अनुज, समझ में आया? बेटा होल्डिंग का प्रॉफिट एडजस्ट होगा उससे, सब्सिडी का तो लेना देना ही नहीं है। थ्री 120 सबका माइनॉरिटी इंटरेस्ट यही आ रहा है, तो इसका मतलब सब सही है। इधर बताओ आप लोग, 3120 आ रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इनका, तो सबका ये का सही है 3120। बेटा हमने क्या किया होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, बोलो शेयर इन शेयर कैपिटल कितना आ गया, शेयर कैपिटल 1920, शेयर कैपिटल प्रॉफिट बोलो 720, रेवेन्यू प्रॉफिट जनरल रिजर्व में 72, पी एंड एल में 408, तो ये हो गया 3120।
बेटा सारे बच्चे वाई एंटर करो जल्दी से, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया। ठीक है, वाई एंटर कर दिया सबने, चलें आगे। तो बेटा हम मुद्दे तक तो आ गए, हमारे मुद्दे तक। अब बताओ क्या करना है, इसमें एक दो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा पड़े उनको भी निपटा देते हैं साथ के साथ। तो बताओ पॉइंट नंबर डी में क्या बोला है, हमने हमारा काम कर लिया 1A B C को कंसिडर करते हुए। इसने डी में बोला है कि म्यूचुअल डेप्ट, तो चलो हालांकि बुक नहीं बनाती वो डायरेक्टली एडजस्ट कर देती है, लेकिन मैं क्या समझता हूँ एक दो एडजस्टमेंट ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भैया, कंट्रोल में चीज़ रहनी चाहिए। तो अब हमने हमारा एक बेसिक जो फंडा था क्या पैटर्न निकाल लिया, कुछ रेक्टिफिकेशन था वो कर लिया, फिर प्री प्रॉफिट, फिर सीओसी, फिर पोस्ट और फिर माइनॉरिटी। हमने हमारा एक बेसिक जो थॉट प्रोसेस बनाया था उसको फॉलो कर दिया। अब बताओ हम क्या करेंगे, फालतू के एडजस्टमेंट, तो जल्दी से लिखो नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ म्यूचुअल डेप्ट इन CBS कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बताओ क्या होगा, BP अकाउंट डेबिट टू BR। सर क्या एंट्री करके आनी है एग्जाम में, बेटा आपकी चॉइस है, समझ में आ गया ना। मैं लेकिन आप करोगे तो फायदा, एक काम एक्स्ट्रा हो जाएगा उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आप लोग जब कंसोलिडेट करोगे तो याद तो रहेंगी चीजें, दो चार काम एक्स्ट्रा करने से फर्क नहीं पड़ता, उल्टा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। बाकी ये अवॉइडेबल है। म्यूचुअल डेप्ट का कोई वर्किंग नोट सेंस नहीं रखता। सर उसने तो कहा था सारे, मैंने आपको बता दिया जो अवेलेबल हैं, वो बोला बाकी इंडोर्स कर दिया, तो मुझे मतलब नहीं है कितने ड्रॉ किए थे, कितना क्या किया था। मैंने आप पर हजारों करोड़ों रुपए के ड्रॉ किए थे, आपके पास उसमें से केवल 45 लाख रुपए के हैं, तो वही कैंसिल होंगे बस, क्योंकि जो आमने सामने आता है वो कैंसिल होता है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। नरेशन जरूर देना है इसमें, नालायक मैं बोल रहा हूँ, ये काम की नहीं है, नरेशन जरूर देना, दे देना। अच्छा छोड़ देना बेटा, नरेशन तो क्यों लिख रहा है, मैंने क्या कहा, ये वर्किंग नोट ही अवॉइडेबल है, तो नरेशन क्यों देकर आएंगे, समझ में आ गया हर्षोदन। बेटा हमारे लिए ये वर्किंग नोट ही अवॉइडेबल है, ये खाली हम हमारी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट देखो, म्यूचुअल डेप्ट का मैंने ये बताओ, हमने अमालगमेशन किया, कहीं म्यूचुअल डेप्ट का कहीं वर्किंग नोट बनाया था क्या, डायरेक्टली कैंसिल कर दिया था ना, आ गया समझ में, तो लेकिन याद रह जाए इसलिए कर रहे हैं। चलो अगला पॉइंट, इसका तो वर्किंग नोट बनेगा ही बनेगा, किसका बताओ, एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मुझे बताओ किसने बेचा, बेटा लाइनें पढ़ लो, अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं। होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, कितना बेचा वो नहीं बता रखा, पूरा कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट पर बेचा। और ईयर एंड में होल्डिंग के सब्सिडरी के पास बताना इन्वेंट्री कितनी थी, कितना, नहीं इन्वेंट्री सब्सिडरी के पास 1956, ये इन्वेंट्री थी। इसमें 100 की इन्वेंट्री कौन सी थी, जो मैंने ही भेजी थी इसे, समझ में आ गया। बाकी इन्वेंट्री तो इसने मार्केट से खरीदी थी, तो वो उसके लिए भी कॉस्ट है और मेरे लिए भी कॉस्ट है, लेकिन ये 100 की इन्वेंट्री में तो मैंने जब भेजा था तो मुझे पता है ना, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दो एलिमेंट है, और बताओ मैं क्या कर चुका, इस प्रॉफिट को बुक कर चुका। लेकिन बेटा जब अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने सेल दिखा रखी है और इसने प्रॉफिट भी बुक कर रखा है। लेकिन बताओ जब ये ग्रुप में आ जाएंगी, अरे तो ग्रुप में एक आदमी दूसरे से थोड़ी कमा सकता है। आपको याद है वो हेड ऑफिस और ब्रांच, हेड ऑफिस बोल रहा है, ब्रांच भी बोल रही है, लेकिन जब वो कंसोलिडेशन होता है तो हेड ऑफिस का भेजा हुआ गुड्स वापस आएगा तो एलिमिनेशन तो होगा ना। अच्छा गड़बड़ किसकी बुक्स में चल रही है, होल्डिंग सब्सिडरी की बुक्स में नहीं चल रही, ठीक है ना, सब्सिडरी तो बिल्कुल सही है, सब्सिडरी भेज रही है। अब बताओ मैं क्या करूं, बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट हटा दूं किसकी बुक्स में, इन बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, ये एडजस्टमेंट एच लिमिटेड की बुक्स में करेंगे हम, लेकिन किस पर्पस से, CBS पर्पस से। एच लिमिटेड की इंडिविजुअल बुक्स में नहीं होगा, ये CBS बनेगी तो CBS पर्पस से होगा। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, अच्छा 20 लाख निकाल भी दिया, तो बताओ मैं एंट्री क्या करूंगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, और कितना 20 लाख,
सॉरी नोट 100 lakhs डिवाइडेड बाय इंटू 25 इक्वल्स टू 20 lakhs। तो ये 20 lakhs से प्रॉफिट कम कर दूंगा और बैलेंस शीट में आने वाली इन्वेंट्री, यानी 80 लाख की इन्वेंट्री मैंने उसे कितने में बेची थी, 100 में, वही घूम के मेरे पास आ गई। तो रिकॉर्ड कितने में करूंगा, 80 में ही कर दूंगा। हाँ हाँ, वो कैसे भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अनरियलाइज प्रॉफिट चाहिए। अरे नोट कर लिया, ये भी हो गया। अब तो सर सब कुछ हो गया, अब कुछ बनाने की जरूरत है क्या, बोलो। मैंने कहा था कन्वीनियंस के लिए मैं एक काम करा रहा हूं जो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो मत करना, लेकिन हमेशा करने में ही हमारा फायदा है, वरना हम फंस जाएंगे। बेटा ना ना इन्वेंट्री का वर्किंग नोट क्यों बनाएंगे, एक छोटा सा तो आइटम है। अब आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए, मुझे लगता है चीजों को रट रहे हो। क्या रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाना जरूरी है क्या, अरे बोलो वर्किंग नोट, बिल्कुल नहीं। अरे नोट्स टू अकाउंट बनेगा ना, नोट्स टू अकाउंट बनेगा ना, तो फिर मैं दो दो बार काम क्यों करूंगा। अरे क्लियरिटी नहीं आती नोट्स टू अकाउंट में, तो मैं एक फालतू का काम कर लेता हूं। क्या पीपीई का वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या, जो रिवैल्यूएशन हो रही थी, बिल्कुल नहीं। बताओ वो सारा काम मैं नोट्स टू अकाउंट में कर सकता हूं, लेकिन पता है मैं यहां काम क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि वहां वहां मुझे खाली फिर फाइनल फिगर उठा के लिखने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, बेटा दो दो बार दिमाग थोड़ी खराब है, हम काम करेंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं ये काम मैं केवल सुविधा के लिए करवा रहा हूं, क्योंकि वहां आप बनाकर देखना आपसे बनेंगे ही नहीं। लेकिन यहां क्या है ना, हम हमारे हिसाब से काम करते हैं तो चीजें कंट्रोल में आ जाती है। तो बेटा इन्वेंट्री में तो क्या करना है, खाली होल्डिंग की इन्वेंट्री और वो इन्वेंट्री ऐड करके खाली बीसी तो माइनस करना है। अब उसके लिए क्या नोट बनाऊं मैं, समझ में आ गया उसका। और फिर भी बनाना चाहो तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस इन सीबीएस। बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में जाओ, कितने रिजर्व है, जर्नल रिजर्व, पी एंड एल, और एक रिजर्व और आ गया, कैपिटल रिजर्व। अभी आ गया था ना सी, उसमें सीओसी में कैपिटल रिजर्व निकाला था आपने। होल्डिंग शेयर बताओ कितना था, 2784 2715 डैश कैपिटल रिजर्व एज पर वर्किंग नोट नंबर जो भी था बेटा आपका सीओसी का कितना था, 1320। सीओसी का एक वर्किंग नोट था, वो रेफर करा देना 4। नेक्स्ट शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व 108, पी एंड एल 612 डैश, सॉरी सही है ना। नेक्स्ट प्लस प्लस लेस, बोलो प्री डिविडेंड पी एंड एल से कितना था 360 लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डैश 220, सॉरी। तो ये क्या आ गया आपका टोटल, टोटल निकाल दो कितना कितना आ रहा है। ये तो मैं बता देता हूँ, ये बता दो 2892 2947, ये लो खत्म। अब समझ में आ रहा होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स में बनाओगे तो कहाँ से बन जाएगा आपसे, इतनी चीजें याद ही नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वहां ऐसा आप कॉलमनार फॉर्म में थोड़ी बना सकते हो नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट तो जनरल रिजर्व दिखाओगे, फिर पी एंड एल दिखाओगे, फिर वो तो वहां भूल जाता है बच्चा इन्हें। यहाँ पर क्या है ना, ये कॉलमनार फॉर्म में फिर वो अपने हिसाब से मैनेज भी कर लेता है। तो ये फालतू का काम है ये, लेकिन करने में हमेशा फायदा रहता है।
अरे क्लियर हो गया सबका? बेटा जल्दी से बताओ, मुझे लगता है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्या करना है, केवल बैलेंस शीट बनानी है। जल्दी से बोलो बच्चों, ऑनलाइन वाले क्लियर है? आपको नहीं लग रहा टेढ़ी चीज तो है? बोलो, समझ में आ रहा है? बेटा सारे बच्चे ये ध्यान से सुनो, कंसोल अभी बैलेंस शीट बाकी है और नोट्स टू अकाउंट बाकी है। बन जाएगा कोई, लेकिन बनाना जरूर है, नहीं बनेगा एग्जाम में नहीं बनेगा कहीं आप भूले ऐड ही तो करना है, ऐड नहीं होगा, कुछ एलिमिनेशन होंगे। ये बताओ, क्या आपके दिमाग में थॉट तो पूरा बन गया? सर होल्डिंग पैटर्न, फिर बोलो प्री प्रॉफिट, रेक्टिफिकेशन कुछ है तो प्री, फिर और सीओसी, फिर पोस्ट, फिर माइनॉरिटी, फिर ये फालतू के एडजस्टमेंट। तो एक पूरा मैंने क्या कर दिया, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस तो दिमाग में सेट हो गया। अब इस पर देखो, काम तो आप ही को करना है, लेकिन हाँ एक पूरे प्रोसेस को मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। इस प्रोसेस पे थोड़ा सा काम करोगे तो कंट्रोल आ जाएगा। अब मैं कोई ये बताओ रट के थोड़ी बैठा हूं ये चीजें। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूं तो मुझे रटे हुए थोड़ी है। अगर बेटा रटा हुआ होता तो कहीं ना कहीं एक आध घंटे में कुछ तो भूल जाता। तो दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, एक प्रोसेस ही तो बना हुआ है, मैंने बना रखा है एक प्रोसेस। अगर इसको भी आप बना लेते हो तो आप बिलीव मी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आपको बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन आ जाएगा। आप लोग पता है, जो अब मैंने एक प्रोसेस तो डाल दिया आपके दिमाग में, आप बेवकूफियां क्या कर रहे हो, चीजों को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे। जैसे 1200 में से 600 जाएगा, या बोनस का अभी आपने 37% निकाल दिया था, फिर आपके दिमाग में आया अगर मान लो कहीं ये 51% आ जाता तो आप तो होल्डिंग निकाल देते। ये तो 37 आ गया तो आधे बच्चों का हाथ रुक गया कि 37% पे कंट्रोल कैसे आ गया। अगर इसी को ये 51 ले लेता, ठीक है ना, बोनस से पहले ये 51 आ जाता, आपने एक ऑड फिगर को बोनस से कंपेयर कर दिया, इवन फिगर से कंपेयर कर दिया, और ये 51% आ गया, तो आपको नहीं लग रहा आपका सारा क्वेश्चन पे पानी फिर गया? तो हमें ये भी तो दिमाग में रखना है, अच्छा ये ओपनिंग डेटा है, ये क्लोजिंग डेटा है, कंपैरिजन बीच में इशू तो नहीं है। तो ये भी चीजें बेटा थोड़ा सा दिमाग में रखनी चाहिए। तो आपको खाली और खाली ये नहीं करना कि प्रोसेस सीखना, पूरा क्वेश्चन पर फोकस भी बना के रखना पड़ेगा। जल्दी बोलो बच्चों, मुझे लगता है बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन अच्छी तरह से आ गया। बेटा एक बार वाई एंटर करो सारे बच्चे, क्योंकि काफी मेहनत की है और आपके दिमाग में पूरा प्रोसेस मैंने कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर दिया। हाँ काम करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, आप अपनी मेहनत से बच नहीं सकते। मेरा काम जो था मैंने कर दिया। चलो इससे आगे की बात बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा। कल बेटा पता नहीं, वो बता देंगे आप।